कक्षा बीए तृतीय वर्ष विषय हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र प्रकरण उन्हें युद्ध की ही करने दो बात। कविता है, इसके कृतिकार रचनाकार है गजानन माधव मुक्तिबोध, जो साम्यवादी चेतना के प्रमुख कवि है। मार्क्सवादी जो विचारधारा है उसका इन पर आमूलचूल प्रभाव पड़ा है। तो आज हम उनकी ये कविता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस कविता का पहला पद हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और 10वां जो पद्यांश है या इस कविता का उन्हें युद्ध की ही करने दो बात, उसका 10वां पद है, उससे हम अपनी बात आरंभ करेंगे। तो आज हमारा विशेष फोकस उन्हें युद्ध की ही करने दो बात नामक कविता है, जिसके रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध, जो कि साम्यवाद के अच्छे कवि है, मार्क्सवादी विचारधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि है। इनकी कविताओं में सामान्य जन की जो पीड़ा है, व्यथा कथा है, उसका बहुत ही मार्मिक चित्रण हुआ है। तो हल्का सा मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर, राजस्थान। और जिस पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं, ये जो पाठ्य पुस्तक है वो महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए तृतीय वर्ष के ऐच्छिक विषय हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित है। तो अब हम 10वां पद है उसको पढ़ते हैं। संभव है सपनों का ऊंचा हाल, थामने वाले नीचे लोहे के सैतीर, तजुर्बों के पूरे न जमे या कोई नुक्स रहे, तो ऐसी हालत में हम नई परीक्षा पद्धतियों के द्वारा फिर से जांचें गणित की ज्ञात और भी अधिक ज्ञात या अज्ञातों पर पुनः नया आघात, ज्ञात के द्वारा पुनः नए सोपान, स्वप्न का नया हाल, पुनः संगठित जीवन बीमा दफ्तर, इसका हम पुनर्निर्माण करें। तो ये पद्यांश है। अब हम इस पद्यांश की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी समीक्षा या इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। व्याख्या के 4 सोपान हैं: संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और कलात्मक सौंदर्य। तो पहला लेते हैं हम। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित मार्क्सवादी विचारधारा के प्रमुख कवि गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा विरचित कविता उन्हें युद्ध की ही करने दो बात शीर्षक कविता से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। और प्रस्तुत कविता में कवि ने युद्ध लोलुप व्यक्तियों पर करारा व्यंग किया है। अब हम प्रस्तुत पद्यांश का जो प्रसंग है, जो कि व्याख्या का दूसरा सोपान है, उसकी चर्चा करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने विश्व शांति और मानव कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर के कहता है कि हमें ऊंचे सपने देखने चाहिए, तुच्छ बातों को हमें छोड़ देना चाहिए। हर समय सपना हम देखें तो बड़ा देखें। यदि हम कोई चीज़ का चिंतन करें, मनन करें, तो हम ऊंची बातों का चिंतन मनन करें, तभी जाकर के हम उच्च शिखर पर पहुंच सकते हैं। इस बात का प्रस्तुत पद्यांश में कवि जिक्र कर रहा है, चर्चा कर रहा है। तो अब हम वाक्या का तीसरा सोपान है, प्रस्तुत पद्यांश का हम भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत
पदावतरण में कवि कहता है कि हम अपने स्वर्णिम भविष्य को सुरक्षित रखने हेतु तथा मानवता की भलाई के लिए, कल्याण के लिए जो ऊंचा सपनों का हाल बनाएं, बड़ा हम भवन बनाएं, संभव है कि उसे थामने के लिए नीचे से लगाई गई लोहे की वल्लियां या लोहे के खंभे या गार्डर आदि अच्छी तरह नहीं लगे हों। वे हमारे अनुभवों की कमी के कारण अच्छी तरह नहीं जमे हों और उनकी संरचना में कोई कमी रह गई है, उसका निर्माण करते समय कोई कमी रह गई है, तो ऐसी स्थिति में हम फिर से अनुसंधान करें, रिसर्च करें, शोध करें तथा नई परीक्षण पद्धतियों को अपनाकर उन कमियों को जांचें कि कहाँ त्रुटि रह गई है, कहाँ कमी रह गई है। इस तरह के नए ढंग के से प्रयास करने पर रहस्यपूर्ण ज्ञात बातें और भी ज्ञात अथवा सुस्पष्ट सुग्राह्य हो जाएंगी। तो पुनः हम रिवीजन करें अथवा जो हमें अज्ञात थे उस पर फिर नया प्रहार हो सकेगा, ज्ञान धारा का प्रभाव बढ़ेगा। इस प्रकार ज्ञात बातों के द्वारा भविष्य के भवन की सीढ़ियों का मजबूती से निर्माण हो सकेगा और हमारे सपनों का हाल फिर से संगठित हो जाएगा, जिससे हमारा और मानव जाति का जीवन बीमा दफ्तर कार्यालय है, अर्थात भविष्य का कल्याणकारी मार्ग मजबूत हो सकेगा। तो ये इस पद्यांश का, इस पदावतरण का भावार्थ है, सरल अर्थ है। अब हम प्रस्तुत पद्यांश का कलात्मक सौंदर्य, काव्य सौंदर्य या कविता का जो चौथा सोपान है उसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। प्रस्तुत या उक्त पद्यांश में कवि ने जीवन बीमा दफ्तर, हॉल, सैतीर आदि ऐसे प्रतीक हैं जिनसे कवि ने अपनी मानवतावादी संवेदना व्यक्त की है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर उक्त पद्यांश में कवि ने अपना जो मानवतावादी संवेदना या मानवतावादी सोच है उसको चित्रित किया है। प्रस्तुत पद्यांश में सपनों का होल जब सुदृढ़, सपनों का होल विस्तृत भवन या कमरा जब सुदृढ़ हो जाएगा तो भविष्य भी सुरक्षित हो सकेगा। हथियारों की होड़ न रखकर ऐसा प्रयास करने से ही मानव जाति का कल्याण हो सकेगा। हमें क्या है, हथियारों की होड़ में, होड़ की तरफ अग्रसर नहीं होना है। हमें क्या है, विश्व में शांति कायम करनी है, शांति को स्थापित करना है। लोग युद्ध की बात करते हैं तो करने दो, हमारी सेहत को उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रस्तुत पद्यांश में या इस पद्यांश की शब्दावली तत्सम, तद्भव एवं प्रतीकात्मक है और इसमें अनुप्रास, यमक, रूपक, समासोक्ति आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अब अगला हम 11वां पद्यांश है उसको पढ़ते हैं, फिर उसकी व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर उसकी समीक्षा या उसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। नया लिफ्ट बिजली का ऊपर से नीचे तक सतत चलाएं, उन्हीं को अपने सपनों में करने दो, उनको अपने भव्य सांस्कृतिक भवनों पे रो रो मरने दो, मरने दो, उन्हें युद्ध की ही बात करने दो। अब हम इस पद्यांश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी सप्रसंग व्याख्या करते हैं। तो नंबर 1 संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित गजानन माधव मुक्तिबोध, जो कि साम्यवाद के मार्क्सवादी विचारधारा के प्रमुख कवि हैं, उनकी द्वारा विरचित रचित उन्हें युद्ध की ही करने दो बात नामक शीर्षक कविता है, उससे उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम व्याख्या का दूसरा सोपान है प्रसंग।
अर्थात इस पद्यांश में कवि ने क्या चित्रित किया है, किस बात का वो उल्लेख कर रहा है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने युद्ध उन्माद से ग्रस्त लोगों एवं शक्तिशाली देशों पर व्यंग किया है, आक्षेप किया है कि शक्तिशाली देश क्या है, हथियारों की होड़ में लग रहे हैं और विश्व में क्या है, शांति है, वो तार तार हो रही है। लेकिन कवि की सोच है कि उन्हें युद्ध की ही करने दो, बाद हमारी सेहत पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमें तो विश्व में शांति स्थापित करनी है, ये हमारी सोच में ये बात होनी चाहिए। अब हम व्याख्या का तीसरा जो सोपान है, भावार्थ, वो देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है कि हम मानवता का भविष्य सुरक्षित रखने के प्रयास करते रहें, प्रयासों में किसी तरह की कोई कोताही ना बरतें। सबसे ऊपर जो जीवन बीमा दफ्तर बन रहा है, उस तक जाने के लिए बिजली से चलने वाली लिफ्ट लगावें, उसे निरंतर चलाते रहें, अर्थात निरंतर मानव कल्याण हेतु प्रगति करते रहें कि किस प्रकार से मानव का कल्याण हो सकता है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। इस तरह हम विश्व कल्याण, शांति और मानवता के भविष्य की रक्षा करते रहें। परंतु जो लोग अपने सपनों को परमाणु आयुधों के रूप में ढाल रहे हैं, हाइड्रोबम बना रहे हैं लोग बाग, हमें क्या है, उनका अनुसरण, उनका अनुकरण नहीं करना है। तो परमाणु आयुधों के रूप में ढाल रहे हैं, युद्धक शस्त्र अस्त्रों एवं विनाशकारी उपकरणों का आविष्कार करने में अपनी बुद्धि बल का दुरुपयोग कर रहे हैं। उनकी तरफ हमें नहीं देखना है, उन्हें ऐसा करने दो, उन्हें अपने भव्य सांस्कृतिक भवनों में रो रो कर मरने दो, अपने विनाश की सामग्री का निर्माण करने दो। बेशुम मरते रहें और युद्ध की ही बात करते रहें। हमें ऐसे लोगों की पूरी उपेक्षा करनी चाहिए, उनकी तरफ हमें ध्यान नहीं देना है। यदि हमें अपनी प्रगति और विकास चाहना है तो हमें क्या है, विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए हर समय शांति स्थापना करने हेतु प्रयास करते रहना चाहिए। तो ये इस पद्यांश का, पद्यावतरण का भावार्थ है। अब हम व्याख्या का चौथा सोपान, कलात्मक सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण है, उसको देखते हैं। प्रस्तुत पद्यावतरण में या उक्त पद्यावतरण में कवि का प्रगतिवादी और मानवतावादी दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है और प्रस्तुत पद्यांश में व्यंग और आक्षेप का स्वर प्रखर रूप में प्रयुक्त हुआ है और प्रस्तुत पद्यांश की शब्दावली प्रतीकात्मक है और इस पद्यांश में अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का सहज और सुंदर प्रयोग हुआ है और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अगला 12वां पद पहले पढ़ते हैं। यह ब्रह्मचक्र दृढ़ है, उसकी अनिवार्य प्रगति की अरा, तुम्हारे हाथ मित्रों, फटे हाल रहकर भी, मिट्टी भरे बाल रखकर भी दिए चलो, अरे दिए चलो, सहचारी को विचार की जीवन धुरा, तुम्हारा लंबा साधा हृदय को रोमिल करता रहे कि सबसे मिलता चलता रहे। अब हम प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो नंबर 1, संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा विरचित कविता उन्हें युद्ध की ही करने दो बात नामक कविता है, उससे उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है।
अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पदावतरण में कवि ने विधाता के द्वारा निर्मित इस सृष्टि रूपी रथ का पहिया चलता रहे, हम प्रगति करते रहें, मानव जाति की प्रगति होती रहे, इसमें कवि ने ये भाव प्रकट किया है। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत कवितांश में कवि ने मानवता के पक्षधर हितैषी लोगों अथवा विश्व शांति के उपासकों को लक्ष्य कर कहा है कि विधाता के द्वारा रचित सृष्टि या मानव लोक की प्रगति का पहिया निरंतर बढ़ता रहे, आगे अग्रसर होता रहे, इसके अरे मजबूत बने रहे, इसके अरे इसकी धुरी है वो मजबूत बनी रहे। ये कार्य तुम्हारे हाथों से ही हो सकता है मित्रों, तुम ही इस प्रगति को अपने हाथों से गति दे सकते हो, इसकी प्रगति कर सकते हो। इसलिए फटे हाल रहकर भी, मिट्टी भरे बाल रखकर भी, अर्थात श्रमक कृषक और खेतीहर मजदूर रहकर भी तुम प्रगति के पहिए को गति देते रहो, इसको आगे बढ़ाते रहो। इसके लिए जीवन की धुरा अर्थात केंद्र में परस्पर सहयोगी विचारों की जरूरत रहती है। इसलिए संगठित होना भी जरूरी है। तो शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये विचार मन में रहना चाहिए यदि प्रगति करनी है तो। इस कार्य के लिए तुम्हारा लंबा साथ अनिवार्य है। तुम सभी का संगठन बना रहे, क्योंकि संगठन में शक्ति होती है। पहिए की गति बनी रहे, मानव कल्याण होता रहे, इससे हृदय को हर्ष भी होता रहे और इस बात की प्रसन्नता भी रहे कि सब मानवतावादी लोग परस्पर मिलजुल कर विश्व कल्याण का कार्य करने में जुटे हुए या जुट जाएं। तो ये इस कवितांश का पदावतरण का भावार्थ है। अब हम व्याख्या का चौथा सोपान है, इसका कलात्मक सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण देखते हैं। नंबर 1, उक्त पद्यांश में कवि ने पहिए की धुरी से उसके अरे जुड़े रहते हैं। क्या कहा है कि पहिए की धुरी से उसके अरे जुड़े रहते हैं, अरे मजबूत होते हैं और पहिया अपनी धुरी पर घूमकर गतिशील होता है। कवि ने मानव समाज के कल्याण, विश्व के कल्याण और प्रगति की कामना के लिए पहिए का रूपक या प्रतीकात्मक प्रयोग किया है। नंबर 2, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्रगति के लिए परस्पर सहयोग और संगठित रहने पर बल दिया है, क्योंकि संगठन में शक्ति होती है। कवि की समाजवादी मार्क्सवादी विचारधारा भी व्यक्त हुई है। और नंबर 3, प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास, यमक, रूपक, काव्यलिंग अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। और नंबर 4, प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली तत्सम प्रधान एवं भावानुकूल है। और नंबर 5, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाया है। कवि की जो विचारधारा है वो मार्क्सवादी है, साम्यवादी विचारधारा है। समाज में क्या है, विषमता है, विसंगति है, विडंबना है, समानता है, वो दूर होनी चाहिए। सभी मानव समान रहे, सबको समान अधिकार मिले, किसी के भी अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। इस सोच को आगे बढ़ाने का कवि ने प्रस्तुत पद्यांश में अपनी सोच को चित्रित किया है। अब 13वां पद, कि आए दिन वे भी जब जलते स्टोव के पास मित्रों से हार्दिक वार्तालाप होता रहे, गर्मीली नई कार्य क्षम अनुभव साधित मूर्त कल्पनाओं के गहरे रंग
गलियों सड़कों पर जा छिड़कें, साइकिल पर प्रसन्न मुख युवकों का जत्था आगे बढ़ के इतनी लंबी चौड़ी दुनिया को भी पाए तंग। ठीक समय बतलाए उनका रिष्टवाच, उलझे कामों के सुलझाने, दिल में मीठी ताकत की बेचैनी का अंदाज, लगे कुछ गाने। अब हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करते हैं। नंबर 1, संदर्भ। प्रस्तुत पदावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा विरचित उन्हें युद्ध की ही करने दो बात शीर्षक कविता से उद्धृत है, अवतरित है। अब व्याख्या का दूसरा सोपान प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पदावतरण में कवि ने सामाजिक प्रगति एवं शांति स्थापना को लेकर परस्पर सहयोग एवं मैत्री भाव को अपेक्षित बताया है कि सामाजिक प्रगति और शांति स्थापना यदि हमने करनी है तो आपस में क्या है, सहयोग और मित्रता का भाव होना आवश्यक है, तभी हम प्रगति कर पाएंगे। अब इसका भावार्थ देखते हैं, जो कि व्याख्या का तीसरा सोपान है। प्रस्तुत पदावतरण में कवि कहता है कि ऐसा समय आवे जब समान विचारधारा वाले सब लोग एक जगह बैठें, इकट्ठे हों, एक चूल्हे जलते स्टोव के पास बैठकर परस्पर हार्दिक वार्तालाप करें, अच्छी बातें करें, संवाद करें, चर्चा करें। ऐसा सहयोगी और मित्रता वाला व्यवहार चलता रहे, नए कार्य करने की ऊर्जा बनी रहे और अनुभवों के उपयोग से कल्पनाओं को मूर्त रूप देकर उन्हें समाज के छोटे से छोटे वर्ग तक पहुंचावे। सभी को प्रगति के कार्यों से लाभान्वित करें। देश के नव युवाओं का जत्था साइकिल पर बैठकर गलियों से सड़कों पर आकर आगे बढ़ता रहे। वे प्रगति की कामना से इतने जोश और उत्साह से भरे रहें कि उन्हें लंबी चौड़ी यह दुनिया भी तंग महसूस हो, छोटी हो। वे प्रत्येक काम समय पर करें, उनके हाथों में बंधी घड़ियां सही समय बतलावें। अर्थात देश के नवयुवक समय पालन में पाबंद हो, सुरक्षा और समय की पालना सुनिश्चित हो, उनमें उलझे कामों को सुलझाने की लगन एवं शक्ति हो, मीठी ताकत की बेचैनी स्पष्ट दिखाई दें और वे इसी अंदाज में मानव कल्याण, सामाजिक प्रगति के गीत गाते रहें। आगे बढ़ो और ऊंचे चढ़ो। आस यह है कि प्रगति का पहिया नव युवकों की शक्ति एवं सुंदर कल्पनाओं के द्वारा ही आगे बढ़ सकता है। हमें इसी संबंध में चिंतन करना चाहिए। तो ये प्रस्तुत पद्यांश का भावार्थ है। अब हम प्रस्तुत पद्यांश या व्याख्या का चौथा सोपान है कलात्मक सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण देखते हैं। नंबर 1, प्रस्तुत कविता सन 1960-61 में रची गई है। उस समय भारत में साइकिलों का ही प्रचलन था, स्कूटर नहीं थे। द्विचक्र वाहन ही उपयोग में ली जाती थी। कवि ने स्टॉप, रिस्ट वॉच, हाथ की घड़ी आदि का उल्लेख प्रतीकात्मक रूप में किया है। नंबर 2, प्रस्तुत पद्यांश में नव स्वतंत्र देश के युवकों में जोश उत्साह भी था, तो उस समय विश्व शांति का उद्घोष भी भारतीय नेतृत्व कर रहा था। कवि ने इसका यथार्थ चित्रण कर प्रगतिवादी और समाजवादी चिंतन व्यक्त किया है। नंबर 3, प्रस्तुत पद्यांश की भाषा तत्सम प्रधान होते हुए भी उर्दू अंग्रेजी के शब्दों से युक्त है।
तो शब्दावली 4 प्रकार की होती है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो इसमें क्या है, ये चारों प्रकार की शब्दावली का प्रयोग हुआ है। शब्दों का भावानुकूल नपा तुला प्रयोग द्रष्टव्य है, देखने योग्य है। बिंबात्मकता, प्रतीकात्मकता का सुंदर निर्वाह हुआ है शुद्ध पद्यांश में। और नंबर 4, अनुप्रास, स्वावोक्ति, परिकर, काव्यलिंग, अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। और नंबर 5, मोक्ष छंद की शैली प्रखर रूप में प्रयुक्त हुई है। और नंबर 6, प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध और कवि को भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अब हम 14वीं व्याख्या है या 14वां पद्यांश है, उसकी हम सप्रश्न व्याख्या करते हैं। पहले पढ़ते हैं। रोए बे जो शैतानों के घर दफ्तर में अहलकार, बन काम कर रहे हैं नित अपनी कलम घिस रहे, हार हार कर रोज रहे हैं जीत, सिनेमा द्वार टिकट का पैसा उन्हें शैतानों जैसा, फिल्म देखकर व्याकुल होकर बना रहे हैं निज आत्मा का पुराण। रोए बे जो रखते अपने अदृश्य अपराधी ईश्वर से ऐसा वैसा सरोकार, आंखें पहुँचकर उन्हें युद्ध की ही करने दो बात, नाइट्रोजन बम और रासायनिक बमों के तब आघात। अब हम प्रस्तुत पद्यांश की 4 सोपानों के आधार पर इसकी समीक्षा, इसका विवेचन, विश्लेषण करते हैं। अब व्याख्या के 4 सोपान होते हैं, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और काव्य सौंदर्य। तो नंबर 1 देखते हैं, इसका संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित मार्क्सवादी विचारधारा के कवि गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित उन्हें युद्ध की ही करने दो बात शीर्षक कविता से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम व्याख्या का दूसरा सोपान प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यावतरण में कवि कहता है कि मानव कल्याण, विश्व शांति एवं सामाजिक प्रगति की कामना रखने वालों के सपने अवश्य पूरे हों और होते हैं, परंतु जो लोग अपनी बुद्धि का दुरुपयोग कर विनाशकारी आयुधों के निर्माण में लगे हैं, तरह तरह के हाइड्रोजन बम बना रहे हैं, वे शैतान हैं। ऐसे लोगों को सदा कष्ट ही मिलते हैं। ये भावना प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने चित्रित की है। अब व्याख्या का तीसरा सोपान, इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है कि जो लोग और देश युद्ध लोलुप है, युद्ध की आकांक्षा रखते हैं और चाहते हैं कि इस विश्व में युद्ध होते रहें, उन्हें युद्ध की ही करने दो, क्योंकि ऐसे लोग शांति के प्रबल शत्रु हैं और वे नहीं चाहते हैं कि विश्व में अमन चैन कायम रहे, अतः उन्हें युद्ध की बातें करने दो, किंतु हमें चांद की बात करनी चाहिए। अन्य शब्दों में युद्ध लोलुप लोग चाहे युद्ध की बात करते रहें, किंतु हमें विश्व में स्थायी शांति बनाए रखने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जिस प्रकार गणित के सवालों को हल करने से पहले सूत्रों का निर्माण किया जाता है और जब एक बार सूत्र का निर्माण हो जाता है तो उसकी द्वारा गणित के कठिन से कठिन सवालों को आसानी से हल कर लिया जाता है, उसी प्रकार हमें विश्व में शांति स्थापित करने की दिशा में परस्पर संधि समझौते करने चाहिए और विश्व शांति की दिशा में निरंतर अग्रसर होते रहना चाहिए। एक बार विश्व शांति स्थापित करने की दिशा में लोग या देश सोचने लग गए तो विश्व में शांति स्थापना का कार्य पूरा हो जाएगा। जिस प्रकार गणित में सूत्र की सहायता से ज्ञात तथ्यों के जरिए ज्ञात का कठिन जवाबों को निकालना आसान हो जाता है, वैसे ही एक बार शांति स्थापित हो जाने के बाद उस मार्ग पर चलना सुगम हो जाएगा, वो मार्ग सहज और सरल बन जाएगा। ऐसा करके हम विश्व शांति की दिशा में एक सीढ़ी लगा देंगे और उसके सहारे हम
अपने सपनों को 7वीं मंजिल तक ले जाएंगे। दूसरे शब्दों में, हमने विश्व शांति का जो सपना देखा है उसे पूरा कर पाने में हम सफल हो जाएंगे। यदि हम विश्व के विभिन्न देशों के साथ शांति स्थापना करने हेतु संधि व समझौते करने में सफल हो गए तो हम जीवन कार्यालय में भविष्य को सुरक्षित कर देंगे, हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। या दूसरे शब्दों में, हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य तैयार कर लेंगे। तो ये इस पद्यांश का भावार्थ है। अब हम व्याख्या का चौथा सोपान है कलात्मक सौंदर्य, काव्य सौंदर्य या साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण देखते हैं। नंबर 1, प्रस्तुत पद्यांश में कवि का विश्वास है कि विश्व के कुछ देश भले ही युद्ध की बात करते हों, किंतु हमें विश्व में शांति स्थापित करने की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। नंबर 2, कवि ने युद्ध उन्माद की प्रवृत्ति को मानव कल्याण के लिए आघात बताया है। नंबर 3, मानवतावादी एवं सामाजिक कल्याण भावना का स्वर व्यक्त हुआ है। और प्रस्तुत नंबर 4, प्रस्तुत काव्यांश की भाषा खड़ी बोली हिंदी है। तत्सम शब्दों की भलुता को देखा जा सकता है, यद्यपि कहीं कहीं पर तद्भव शब्द भी आए हैं। नंबर 5, प्रस्तुत पद्यांश की भाषा सरल, सहज, सारगर्भित है। विचार एवं भावों की अभिव्यक्ति सुंदर है। अलंकार विधान सुंदर बन पड़ा है। और प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, रूपक और आक्षेप अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। और नंबर 7, प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम मुक्तिबोध की जन जन का चेहरा एक नामक कविता की सप्रश्न व्याख्या करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।